हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम 2024 में जो सीटेट का पेपर हुआ था, पेपर 1 के इंग्लिश की पेडागोजी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंकिता कैन अंडरस्टैंड एंड स्पीक 6 डिफरेंट लैंग्वेजेस। हर लैंग्वेज एबिलिटी मेक्स हर आ। तो अंकिता 6 डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात कर सकती है, तो उसकी जो लैंग्वेज एबिलिटी है उसे आप क्या बोलोगे? लिंग्विस्ट, मल्टीलिंगुअल स्पीकर, बाईलिंगुअल स्पीकर और मोनोलिंगुअल स्पीकर। तो आप ध्यान रखोगे, लिंग्विस्ट कौन हो गया? जो कि भाषावादी है, ठीक है। और बाईलिंगुअल हो गया जो कि 2 लैंग्वेजेस स्पीक करता है। देखिए यहाँ पे बाई लगा हुआ है जिसका मतलब 2 होता है। मल्टीलिंगुअल हो गया 3 और मोर देन 3, ठीक है, या फिर 3 से ज़्यादा। और मोनोलिंगुअल हो गया कि जो एक भाषा बोलता है। तो यहाँ पे 6 लैंग्वेजेस की बात हो रही है, तो उसे क्या बोला जाएगा? मल्टी लिंगुअल स्पीकर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बेसिकली हम क्वेश्चन पेपर क्यों कर रहे हैं प्रीवियस ईयर? इससे क्या होता है कि हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है और हमें पता भी चलता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम की हम बात करें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग टॉपिक्स सच एज कोड मिक्सिंग, code switching, children's language and secret languages. Which of the following disciplines you need to study for these? तो क्या बोल रहा है कि आप इंटरेस्टेड हो, जैसे कोड मिक्सिंग हो गया, कोड स्विचिंग हो गया, बच्चों की लैंग्वेज हो गई, सीक्रेट लैंग्वेज हो गई, तो आपको कौन सी डिसिप्लिन में स्टडी करना चाहिए? एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी देखिए 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक तो एंथ्रोप और दूसरा लॉजी। तो एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, मतलब एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमन काइंड की स्टडी होती है, ठीक है। और फिर है सोशियोलॉजी। तो ये तो आपको पता है कि सोसाइटी से रिलेटिव है ना, तो जब सोशल चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। फिर है सोशियो लिंग्विस्टिक्स। तो इसमें क्या होता है कि ये आपकी है, आपके सवाल का जवाब कि आप क्या कर रहे हो? सोसाइटी प्लस लैंग्वेज पढ़ रहे हो। दिस इज व्हाट सोसाइटी प्लस लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का क्या इफेक्ट होता है, या फिर सोसाइटी से सोसाइटी कैसे चेंज होती है, तो उसमें लैंग्वेज का क्या रोल होता है, तो ये सब की हम स्टडी किस में करते हैं? सोशियो लिंग्विस्टिक्स की, जिसमें आप कोड मिक्सिंग पढ़ोगे। कोड मिक्सिंग बेसिकली क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो? डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को एक साथ यूज़ कर रहे हो। जैसे अगर आपने बोला कि आज की क्लास इंटरेस्टिंग थी, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या हो गया? इंग्लिश वर्ड हो गया, और आज क्या हो गया? हिंदी वर्ड हो गया, तो आपने मिक्स किया। और कोड स्विचिंग क्या होगा कि जब आप 2 लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस में स्विच करते हो। जैसे अगर मैं पहले हिंदी में बोल रही हूँ कि शुरू करते हैं क्लास, फिर मैंने बोला लेट्स स्टार्ट आवर क्लास, तो यहाँ पे क्या होगा? कोड स्विचिंग हो गया कि एक लैंग्वेज से हमने दूसरे लैंग्वेज में जंप किया। फिर है चिल्ड्रंस लैंग्वेज। ये तो आपको पता है कि बच्चों की भाषा है ना, तो ये ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एरिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस। तो कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस का पार्ट कौन सा इसमें से नहीं है? सिमेंटिक, लेक्सिकल, फोनोलॉजिकल और सिंटैक्टिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू फाइंड दैट एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर इज यूजिंग फ्रीली मदर टंग इन द क्लास, सी इज यूजिंग मैथड। तो जो एक इंग्लिश की टीचर है वो मदर टंग का यूज़ कर रही है, आपको ध्यान रखना है उसे क्या बोला जाता है? उसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। जैसे आप इंग्लिश सिखाने के लिए क्या करते हो? हिंदी में लैंग्वेजेस देते हो, फिर उसको क्या करते हो? कन्वर्जन करते हो। पहले आप मदर टंग में उसका एग्जाम्पल दोगे, फिर उसको कन्वर्ट करोगे इंग्लिश में। जैसे जब आप किसी भी इंग्लिश ग्रामर की बुक पढ़ते हो, तो उसमें क्या रूल्स लिखे रहते हैं इंग्लिश के, और एग्जाम्पल्स किस में दिए रहते हैं? हिंदी में। तो ये क्या है? ये ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड है, जिसमें आप मदर टंग का यूज़ करते हो। एक होती है डायरेक्ट मैथड, जिसमें ग्रामर टंग का मदर टंग का यूज़ नहीं होता है, आप उसमें डायरेक्ट इंग्लिश सीखते हो। आप मदर टंग से उसको कन्वर्ट करके नहीं सीखते हो, डायरेक्ट इंग्लिश से इंग्लिश सीखते हो, ठीक है। तो मदर टंग का यूज़ डायरेक्ट मेथड में नहीं होता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट जो मेथड है, जो कि फ्रिक्वेंटली क्लास में एग्जाम्स में आपके पूछी जाती है। या तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पूछ लेता है, या फिर डायरेक्ट मेथड पूछ लेता है। तो ध्यान रखिएगा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में आपकी मदर टंग का यूज़ होता है, और डायरेक्ट मेथड में मदर टंग का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, द एबिलिटी टू राइट कॉन्शियसली बाई नॉट इंक्लूडिंग एनी डिटेल्स दैट कैन बी अवॉइडेड टू अचीव
प्रिसीजन इन अ स्किल विच इज़ नोन एज। तो एबिलिटी कि आप कॉन्साइसली लिख रहे हो, मतलब अच्छे से लिख रहे हो, कॉन्साइसली मतलब ब्रीफ में लिख रहे हो, टू द पॉइंट। क्या इंक्लूड नहीं कर रहे हो आप? नॉट इंक्लूडिंग एनी डिटेल, आप कुछ भी डिटेल्स नहीं यूज़ कर रहे हो, बस कॉन्साइज लिख रहे हो, जो आपको ज़रूरत है सिर्फ आप उतना ही लिख रहे हो। अवॉइड कर रहे हो अचीव प्रिसीजन। तो इस स्किल को क्या बोला जाता है? प्रोसेस राइटिंग, नोट टेकिंग, नोट मेकिंग और समराइजिंग। तो ध्यान रखना है आपको, इसको क्या बोला जाएगा? नोट मेकिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नोट मेकिंग। नोट मेकिंग क्या होता है कि आपने कोई लेक्चर लिया, फिर आप उसके जब नोट बनाते हो तो आप क्या करते हो? उसको अपनी लैंग्वेज में लिखते हो, अननेसेसरी वर्ड्स नहीं लिखते हो, बस प्रिसाइज में जो जो इंपॉर्टेंट है तो बुलेट पॉइंट के रूप में आप लिख लेते हो। और नोट टेकिंग क्या होती है? नोट टेकिंग इज ड्यूरिंग क्लासरूम में अगर कोई लेक्चर चल रहा है तो आप क्या करते हो? आप उस समय पर ही जो लिखते हो उसको क्या बोला जाता है? नोट टेकिंग बोला जाता है। ठीक है, दिस इज नोट टेकिंग। और नोट मेकिंग क्या कि आप आफ्टर जो आपका जब लेक्चर हो जाता है तब आप इसको लिखते हो। तो दिस इज व्हाट? नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में आप सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हो और अननेसेसरी वर्ड्स नहीं लिखते हो। ठीक है, फिर लिखा हुआ है प्रोसेस राइटिंग। तो प्रोसेस राइटिंग क्या होती है? जिसमें आप कोलैबोरेटिव यूज़ करते हो, आप पीयर्स से बात करते हो, डिस्कस करते हो, और कोई ड्राफ्ट अगर तैयार करना है तो उसमें आप अपने आइडियाज़ लगाते हो फिर लिखते हो। दिस इज प्रोसेस राइटिंग। ठीक है, समराइजिंग का तो पता ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइस एक्सप्रेशन कैन इफेक्टिवली बी जज्ड बाई। तो जो वॉइस का एक्सप्रेशन है वो आप किससे जज कर सकते हो? तो वर्ड सिलेक्शन से, टोन ऑफ वॉइस से, स्पीड ऑफ वॉइस से, कि वोकल से? तो आप टोन ऑफ वॉइस से जज कर सकते हो ना वॉइस का एक्सप्रेशन, लाइक हैप्पीनेस वाली टोन और सैड वाली। तो वो आपकी जो टोन होती है वॉइस की, उससे पता चल जाता है वॉइस का एक्सप्रेशन, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट्स इन अ क्लासरूम शुड बी फ्लैक्सिबल, दिस इज बिकॉज। जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो क्लासरूम में क्या होना चाहिए? फ्लैक्सिबल होना चाहिए। मतलब एक बच्चे को एक सीट में से फिक्स करके नहीं बैठाना है कि 2 बच्चे आगे बैठ रहे हैं तो हमेशा आगे ही बैठे। आपको फ्लैक्सिबल रखना है कि उनको पीछे ले जाना है, बीच में ले जाना है, कभी पीछे वालों को आगे लेकर आना है। तो आपको फ्लैक्सिबल सिटिंग अरेंजमेंट्स रखनी है। ऐसा क्यों करना है? इट वुड हेल्प कंडक्ट मेनी ग्रुप, पेयर, होल क्लास एक्टिविटीज़ वेरी इजली। इससे आप क्या करोगे कि मिनी ग्रुप कंडक्ट कर पाओगे, एक्टिविटीज़ में आपकी हेल्प होगी। या फिर नेक्स्ट क्या है? इट वुड गिव द चिल्ड्रन फ्रीडम, कि बच्चों को क्या देगा? फ्रीडम देगा कि वो अपने हिसाब से सीट में मूव कर सके। नेक्स्ट है, इट वुड हेल्प द टीचर इंश्योर इक्वालिटी इन हर क्लासरूम, इससे इक्वालिटी बनी रहेगी। इट वुड प्रिवेंट चिल्ड्रन फ्रॉम फॉर्मिंग परमानेंट फ्रेंडशिप, इससे क्या होगा कि बच्चे जैसे क्या परमानेंट फ्रेंडशिप नहीं कर पाएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कि इट वुड हेल्प कंडक्ट मेनी ग्रुप, पेयर एंड होल क्लास एक्टिविटीज वेरी इजली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू assess reading skill at primary level, a language teacher should most importantly focus on। तो रीडिंग स्किल को प्राइमरी लेवल में एसेस करने के लिए, एसेस मतलब इवेलुएट करने के लिए, एक लैंग्वेज टीचर को क्या करना चाहिए? यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क, पंक्चुएशन मार्क को यूज़ करना चाहिए, जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, ये सब। रीडिंग विथ फ्लुएंसी, बच्चों की फ्लुएंसी देखनी चाहिए। रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग और आइडेंटिफाइंग द लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट्स। तो आपको क्या देखना है, ध्यान रखना है, प्राइमरी लेवल की बात हो रही है तो आपको वहाँ पे पंक्चुएशन उसे नहीं सिखाना है, अभी तो आप उसको सिखाना शुरू किए हो। तो आप देख रहे हो बेसिकली लैंग्वेज का मतलब क्या, अगर आप रीड करते हो तो आप कितना कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो, उसको कितना समझ पा रहे हो। तो रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो रही है कि नहीं, ये हमें एसेस करना होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो आपको ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन इक्वल क्या मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? आप क्या करते हो? पहले तो आप दूसरों की बातों को क्या करते हो? ध्यानपूर्वक सुनते हो। आपको ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन इज 2-वे प्रोसेस। व्हाट? 2-वे प्रोसेस। ये 2 तरफा होता है, एक अकेले में आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, 2-वे प्रोसेस है। मतलब आपको पहले क्या करनी है कम्युनिकेशन में? फर्स्ट यू हैव टू लिसन केयरफुली,
आपको उसे सुनना है, क्या करना है, लिसनिंग, प्लस आपको क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है। जो आपने सुना है उसको समझना है कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है, उसके बाद स्पीकिंग करनी है। दिस इज कम्युनिकेशन। आपको पहले सुनना है, समझना है, फिर बोलना है। ये 2 वे प्रोसेस है ना, ये आपको कम्युनिकेशन में ध्यान रखना है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कीप ऑन मूविंग एंड गेस्चरिंग। आपको मूव करते रहना है, हाथ पैर हिलाते रहना है। जरूरी नहीं है ना 2 लोग बैठ के भी बात कर सकते हैं। कीप ऑन सेइंग वट एवर कम्स टू योर माइंड। जो भी माइंड में आए वो बोलते रहे, इसे तो बड़बड़ाना बोल जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, दूसरों की सुनते नहीं है, सिर्फ अपनी बोलते रहते हैं, तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। नेक्स्ट है लिसन टू अदर्स फर्स्ट। ये दिस इज एब्सोल्युटली राइट कि आपको क्या करना है, लिसनिंग करना है। पहले जब आप सुनोगे समझोगे तब तो आपके बीच में कम्युनिकेशन हो पाएगा। आप समझोगे कि सामने वाला क्या बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप बात करोगे ना, तो फिर कम्युनिकेट आप अच्छे से कर पाओगे। कीप ऑन इंटरवीनिंग अदर्स, मतलब कि दूसरों को इंटरफेयर करते रहो, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर इज टू। जो मेजर एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है इंग्लिश ग्रामर को टीच करने का, वो क्या है, डेवलप द एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज लॉजिकली एंड करेक्टली इन स्पीच एंड राइटिंग। एबिलिटी आप डेवलप कर रहे हो कि कोई अपनी आइडियाज़ को क्या करे, अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए। इंक्रीज आर एबिलिटी टू मेमोराइज रूल को मेमोराइज करने की एबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हो। डेवलप इंटरेस्ट इन स्टडीज़, इन स्टडीज़ में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ग्रामर पढ़ाने की क्या ज़रूरत है ना, उसके लिए तो आप अदर चीज़ें कर सकते हो, तो ये भी गलत हो गया। इंक्रीज द ओरिजिनलिटी ऑफ आवर आइडियाज़, ओरिजिनलिटी को इंक्रीज करने के लिए आपको ग्रामर पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, कि आप एबिलिटी लॉजिकली करेक्टली स्पीच और राइटिंग की एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, कि बच्चा जो पढ़ रहा है उसको समझ पाए, वो सही सेंटेंसेस बना पाए, इसके लिए हमें ग्रामर पढ़ाना होता है। नेक्स्ट है, वाइल डेवलपिंग राइटिंग स्किल अमंग द स्टूडेंट्स एट प्राइमरी लेवल, अ टीचर मस्ट इनकरेज हर स्टूडेंट्स टू राइट ऑन टॉपिक्स रिलेटेड टू। कि बच्चे की प्राइमरी लेवल में उसकी स्किल को, राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए कैसे इनकरेज करना चाहिए बच्चे को, किन टॉपिक्स में लिखने के लिए इनकरेज करना चाहिए। रिलीजियस टॉपिक में, अब धर्म की बातों में, पर्सनल लाइफ में, सोशल इशूज़ में और नेशनल थीम में। तो आपको ध्यान रखना, आपको पर्सनल लाइफ में लिखने के लिए उसे बोलना है कि आज उसने क्या खाया, उसकी मम्मी कैसी हैं। ये सबसे क्या होगा, बच्चे की राइटिंग स्किल डेवलप होगी और उसको इंटरेस्ट भी आएगा। अभी प्राइमरी लेवल को बच्चे को क्या पता रिलीजन के बारे में, सोशल इशूज़ के बारे में, नेशनल थीम है ना, तो आपको पर्सनल लाइफ के लिए बच्चों को लिखवाना है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू वांट टू आइडेंटिफाई individual differences of learners to scaffold them in your class. Which of the following assessment would use for this purpose? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको individual differences learner देखने के लिए, कि उसमें हर एक की कुछ डिफरेंसेस होते हैं ना, हमें किसी में कुछ स्ट्रेंथ है, किसी की कुछ वीकनेसेस हैं, तो उन सबको समझने के लिए फिर स्कैफोल्ड में क्या होता है कि आप उसको हेल्प देते हो, जैसे यहाँ पे उसकी वीकनेस होगी उसको सीखने के लिए। तो आपको कौन सा असेसमेंट करना है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, समेटिक असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट और पीयर असेसमेंट। तो आपको ध्यान देना है, आपको क्या करना है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट करना है। आपने सुना होगा डॉक्टर्स या फिर के उसमें कि उसका डायग्नोसिस हो रहा है, या फिर, तो डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है, आप प्रॉब्लम फाइंड आउट कर रहे हो। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हो किसी की स्ट्रेंथ और वीकनेस, ताकि आप उसकी हेल्प कर सको उनको ओवरकम करने के लिए। समेटिव असेसमेंट क्या होता है, ये एंड ऑफ द टर्म या फिर आपके किसी यूनिट के एंड में आप देखते हो कि बच्चे ने कितना प्रोग्रेस किया, उसके लिए असेसमेंट होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है कि आप ड्यूरिंग द टर्म, मतलब आप बीच में बच्चे का असेसमेंट देखने के लिए करते हो। और पीयर असेसमेंट तो अब पीयर्स के द्वारा किया जाता है ना। तो जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है वो लर्निंग से पहले, बिफोर किया जाता है, ताकि आपको पता चल सके कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, तो आप उसके हिसाब से उसके लिए हेल्प कर सको। तो क्या, दिस इज व्हाट डायग्नोस्टिक असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉम्स्की propounded that an innate capacity to acquire
लैंग्वेज इज द रिजल्ट ऑफ आर यूनिकली ह्यूमन बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस. दिस इनहेरिटेंस इज नोन एज, कि चॉम्स्की के अनुसार क्या है कि जो इनेट कैपेसिटी होते हैं, इनेट मतलब इनबॉर्न, आंतरिक, हमारी आंतरिक जो क्षमता होती है ह्यूमंस की, कि वो एक्वायर कर सकते हैं लैंग्वेज को, ये रिजल्ट है कि यूनिकली ह्यूमन बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, मतलब हमारे बायोलॉजी में ऐसा ही है कि हम लैंग्वेज को सीख सकते हैं. दिस इनहेरिटेंस इज नोन एज, इसे क्या बोला जाता है, तो इसे आपको ध्यान रखना क्या बोला जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसको LAD बोला जाता है, LAD. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो ये जो हमारे जैसे प्याजे हो गए, चॉम्स्की हो गए, स्किनर हो गए, तो इन सब से इनका पर्सपेक्टिव लैंग्वेज को लेके क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है. तो आपको ध्यान रखना है. अगर हम स्किनर की बात करें, किसकी बात करें, स्किनर की बात करें, तो इन्होंने क्या बोला था कि लैंग्वेज इज लर्न थ्रू इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट. तो इन्होंने बोला था बच्चे जो लैंग्वेज वो कैसे सीखते हैं, वो इमिटेशन करके सीखते हैं, दूसरों की नकल करके सीखते हैं. फिर चॉम्स्की तो आपको पता ही है, आपने यहाँ पे देखा कि चॉम्स्की के अनुसार क्या है कि हमारे ब्रेन में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पहले से ही उपस्थित है, तो वो बस क्या होती है, एनवायरनमेंट में अनफोल्ड होती है. हमारे पास एबिलिटी भाषा सीखने की क्षमता इनबॉर्न है, इनहेरिटेंस है, हमारे बायोलॉजी में ही है कि हम भाषा सीख सकते हैं. फिर अगर हम बात करें प्याजे की, तो प्याजे ने क्या कहा कि लैंग्वेज डेवलप्स विथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, की जैसे जैसे हमारा संज्ञान बढ़ेगा हमारे लैंग्वेज सीखने की क्षमता भी बढ़ती जाएगी. और वाइगोत्स्की का क्या कहना है कि हम सोशल इंटरैक्शन से लैंग्वेज सीखते हैं. वाइगोत्स्की के अनुसार हम सोशल इंटरैक्शन से लैंग्वेज सीखते हैं. वी लर्न लैंग्वेज थ्रू सोशल इंटरैक्शन. तो आपको ये 4 ध्यान रखने हैं, क्योंकि इनमें से किसी ना किसी का तो पर्सपेक्टिव पूछ ही लेता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म फॉर द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड इन द लैंग्वेज इज. तो जो मीनिंग की स्मॉलेस्ट यूनिट है वो आपको बतानी है कि इनमें से कौन है. फोनीम है, मॉर्फिन है, सिंटैक्स है, या फिर सिमेंटिक्स है. तो अगर आप मॉर्फिन की बात करो, तो मॉर्फिन क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग. इन सबको हम पढ़ लेते हैं. मॉर्फिन क्या है, morpheme is smallest unit of meaning. अगर हम फोनीम की बात करें तो दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड. अगर सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स इज व्हाट, ये रूल फॉर द सेंटेंस, की जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना, आपका जो स्ट्रक्चर होता है, तो ये क्या होता है, रूल आपका बताता है सेंटेंस की इन्फॉर्मेशन क्या. ठीक है, उसको सिंटैक्स बोला जाता है कि सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है. सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, देन ऑब्जेक्ट होगा. जैसे राम प्लेस अ क्रिकेट, तो यहाँ पे राम सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई प्लेस, क्रिकेट हो गया आपका ऑब्जेक्ट. और सिमेंटिक्स की अगर हम बात करें तो सिमेंटिक क्या होता है कि बेसिकली आपका बताएगा कि अगर आप किसी सेंटेंस की मीनिंग सही है कि नहीं, वो आता है हमारे किसमें, सिमेंटिक्स में. तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ था, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग. दिस इज व्हाट, मॉर्फिन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग. तो आपका मॉर्फीम इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है, इन्फेंट्स अराउंड 2 to 3 months ऑफ एज आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ओपन वॉबल साउंड्स. दीज साउंड्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ. तो जो बच्चे होते हैं 2 से 3 महीने वाले, वो क्या होते हैं, वो कैपेबल होते हैं कि वो कुछ वॉवल के जैसे आ ई ऐसे नहीं बोलते हैं, ई ऐसे कुछ बोलने लगते हैं, उसको क्या बोला जाता है. तो उसको आपको ध्यान रखना क्या बोला जाता है, कूइंग बोला जाता है, कूइंग. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. ये क्या होती है, ये आपके 6 वीक्स में, जैसे 2 से 3 मंथ में हो जाती है आपकी. ठीक है, इसको कूइंग बोला जाता है. फिर आपका आता है बैबलिंग. ये कब होती है, ये आपके 6 महीने में, 6 मंथ. दिस इज व्हाट, ये आपकी कूइंग किस में होती है, 6 वीक्स में. जब बच्चा जैसे ई ऐसे थोड़ा थोड़ा आ ऐसे बोलना शुरू करता है. बैबलिंग क्या होती है, जैसे एक वर्ड बोला, जैसे माँ,
पा ऐसे बोलना शुरू करते हैं ना, उसको बैबलिंग बोलते हैं। ये 6 महीने में होती है। ये स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के पार्ट्स हैं बेसिकली। फिर शाउटिंग तो चिल्लाना हो गया। वन वर्ड अटरेंस कब होती है? वन वर्ड जो अटरेंस होती है ये होती है अराउंड 1 साल, 1 ईयर के अराउंड। जब जैसे माँ हो गया, पा हो गया, पापा, है ना, ये बैबलिंग क्या हो गई? जैसे माँ पा सिर्फ ऐसा बोला तो उसको बैबलिंग बोलेंगे। और एक वर्ड जैसे मम्मा, पापा, ये 1 वर्ड में आता है, ये करीब 1 ईयर में होता है। फिर 2 वर्ड स्टेज होती है जिसमें 18 महीने के करीब, जिसमें बच्चा एक छोटा छोटा क्या करने लगेगा, 2 वर्डों को इकट्ठा करके बोलने लगेगा, जैसे मम्मा, पानी, ऐसे। तो वो 2 वर्ड स्टेज होती है। एक फिर होता है लॉन्गर अटरेंस जो कि 2 से 4 वर्ष के बीच में होती है, जब लॉन्ग सेंटेंसेस बच्चा बोलना शुरू करता है। ओके, चलिए अब हमारे पेडागोजी के क्वेश्चंस हो गए। अब हमारे हैं किसके? एक तो पोएम होगी और एक होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो अब हम इनको देख लेते हैं। फर्स्ट क्या? अभी तो पहले हमें पोएम पढ़नी पड़ेगी, फिर उसके बाद क्वेश्चंस आएंगे, है ना। सो लेट्स रीड पोएम फर्स्ट। क्या है? यू मे सूट मी विथ योर वर्ड्स, यू मे कट मी विथ योर आइज, कि तुम हो सकता है अपने वर्ड से मुझे सूट कर दो, मुझे कट कर दो अपनी आँखों से। यू मे किल मी विथ योर हेटफुलनेस, हो सकता है तुम अपनी नफरत से मुझे मार दो। बट स्टिल लाइक एयर आई विल राइज, लेकिन फिर भी हवा के जैसे मैं क्या आऊँगी? ऊपर आऊँगी। आउट ऑफ द हट्स ऑफ हिस्ट्री सेम, हट से यहाँ पे झोपड़ी, हट मतलब क्या होता है? झोपड़ी। तो झोपड़ियों से शेम आई राइज, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा गरीबी के सेंस में यूज़ हो रहा है। मैं उठूँगी। अप फ्रॉम अ पास्ट दैट्स रूटेड इन पेन, ऐसे पास्ट से उठूँगी जो कि पेन में रूटेड है, मतलब उसके जड़ कहाँ है? दुख में है। आई राइज, आई एम अ ब्लैक ओशन, मैं एक ब्लैक ओशन हूँ। लीपिंग एंड वाइड, विलिंग एंड स्विलिंग, आई बियर इन द टाइड। तो ये ओशन के बारे में बोला गया है ना। लीविंग बिहाइंड नाइट्स ऑफ टेरर एंड फियर आई राइज, आपको परेशान नहीं होना कि पोएम आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो वेल एंड गुड, आप आंसर करोगे। नहीं आ रही है तो आप अगर कोई वोकैबुलरी का क्वेश्चन होगा, ग्रामर का क्वेश्चन होगा, आप उसको कर देना। आपको पोएम सबसे लास्ट में सॉल्व करनी है। ठीक है, पहले आपको पेडागोजी के क्वेश्चन करने हैं, देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, उसके बाद जो पैराग्राफ होगा उसके बाद आपको पोएम में जाना है। ठीक है, अगर लैंग्वेज आपकी फर्स्ट आपने इंग्लिश चूज की है तो। अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी चूज की है तो फिर उसमें सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश में आपकी पोएम नहीं आती, उसमें सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 आते हैं। लीविंग बिहाइंड नाइट्स ऑफ टेरर एंड फियर, तो पीछे क्या छोड़ते हुए? डर का और भय की जो रात है पीछे छोड़ते हुए। आई राइज, मैं उठूंगी। इनटू अ डे ब्रेक दैट इज वंडरसली क्लियर, एक ऐसे डे ब्रेक में जो कि क्लियर होगा। आई राइज, ब्रिंगिंग द गिफ्ट्स दैट माई एंसेस्टर्स गेव, वो सब गिफ्ट लेते हुए जो कि मेरे एंसेस्टर मतलब पूर्वजों ने दिया। आई एम द ड्रीम एंड द होप ऑफ द स्लेव, स्लेव मतलब दास होता है। ठीक है, तो मैं उन सब की क्या हूँ? सपना हूँ और होप हूँ। आई राइज, आई राइज, आई राइज। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको एक स्कमिंग करनी होती है, आपको एक जर्नल व्यू लेना है। तो इसमें क्या हमें जर्नल व्यू मिल रहा है कि यहाँ पे हमारी जो पोएट है वो कितनी है? बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, होपफुल है, मतलब होप की बात कर रही है कि दुख से ऊपर उठना है। तो आपको जर्नल मिला कि यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक है, काफ़ी होप, स्ट्रेंथ, इन सब की बातें हो रही है ना। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द थीम ऑफ द पोएम करेक्टली? रिलेशनशिप, एनवायरनमेंट, ऑपरेशन और फेमिनिज्म। तो यहाँ पे ऑपरेशन की बात हो रही है। आप देखोगे कि वो बोल रही है ना कि उसको पॉवर्टी से ऊपर उठना हो सकता है, कि उसको दबाया जा रहा हो वर्ड से, आँखों से कट किया जा रहा हो, नफरत से मार दिया जाए, लेकिन वो फिर भी उठेगी। तो यहाँ पे ऑपरेशन की बात हो रही है ना, ऐसा पढ़ के लग रहा है वो, क्योंकि वो डर और भय में जी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम द ड्रीम एंड द होप ऑफ द स्लेव सोच दैट द पोएट इज और ए और एन। तो आप क्या लगता है कि पोएट ऑप्टिमिस्ट है? ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, फ्यूचर के बारे में सोच रही है, आशावादी। सिनिक है जो कि संशय करता है, मतलब निहिलिस्ट है
या फिर पेसिमिस्ट है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा कि वो ऑप्टिमिस्ट है, मतलब कि उसकी आशा है फ्यूचर के लिए उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पास्ट दैट इज रूटेड इन पेन रिफर्स टू अ पास्ट। तो एक ऐसा पास्ट जो कि पेन में रूटेड है, मतलब कि उस जड़ें कहाँ हैं, दुख में है। कौन सा पास्ट है ये? तो जो भूत उसका मतलब बीता हुआ कल है। प्लेजरेबल वंस नहीं, पेन की बात हो रही है, दर्द की बात हो रही है। दैट हैज़ ऑलवेज बीन पेनफुल, तो यही हमें लग रहा है। हम आगे का भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। दैट हैज़ हैड ऑल्टरनेट पीरियड्स ऑफ पेन एंड प्लीजर। नहीं, सिर्फ यहाँ पे पेन की बात हो रही है, प्लीजर का तो उन्होंने कहीं बात भी नहीं की। दैट हैज़ ऑलवेज बीन प्लेजरेबल नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर कि ऐसा पास्ट जो कि पेनफुल रहा है। द यूज ऑफ आई राइज इन द पोएम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेललिज्म, एलिट्रेशन, रिपीटिशन और हाइपरबोल। तो दिस इज़ व्हाट रिपीटिशन का यूज़ हो रहा है, बार बार देखिए ना, आई राइज स्ट्रेंथ के लिए भी, होप के लिए भी, सबके लिए आई राइज का यूज़ हो रहा है। यहाँ पे रिपीटिशन का यूज़ हुआ है काफ़ी बार। विच लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, बट स्टिल लाइक एयर आई विल राइज। तो यहाँ पे कौन सी डिवाइस का यूज़ हुआ है? सिमिली, ऑक्सीमोरन, मेटोनिमी और मेटाफर। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सिमिली का यूज़ हो रहा है। सिमिली मतलब क्या होता है? जब आप कंपेयर करते हो, जैसे लाइक या फिर और का यूज़ करके, लाइक या फिर और का यूज़ करके आप कंपेयर करते हो दो चीज़ों के बीच में। तो यहाँ पे क्या, बट स्टिल, लेकिन फिर भी, लाइक एयर, हवा के जैसे मैं उठूँगी। तो यहाँ पे हवा से कंपैरिजन हो रहा है कि हवा के जैसे मैं भी उठूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हट्स ऑफ हिस्ट्री सेम रेफर टू। तो जो हट हैं हिस्ट्री के सेम के, वो किसको रेफर करते हैं? ऑब्जेक्ट पोवर्टी मतलब दरिद्रता, गरीबी। मोडेस्ट लिविंग स्टैंडर्ड मतलब ठीक ठाक लिविंग जो स्टैंडर्ड है। कंफर्टेबल एग्जिस्टेंस, कंफर्टेबल आप रह रहे हो। या फिर अ सेमफुल इवेंट इन द हिस्ट्री। तो ये हट बोला है, झोपड़ी किसकी? गरीबी की ओर इशारा कर रही है। तो ऑब्जेक्ट पोवर्टी, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। चलिए, ये हमारे पोएम के क्वेश्चंस हो गए। अब आप इसमें देखोगे, इसमें वोकैबुलरी तो एक भी नहीं आई थी, है ना, उसी से रिलेटेड था आपके, या तो पोएम थी या फिर मोस्टली, या फिर ग्रामर से थोड़ा सा क्वेश्चंस थे, है ना। नेक्स्ट देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। तो यहाँ पे इसको क्या होता है, हमें स्किमिंग करना होता है। जैसे जनरली आप देखोगे बड़े बड़े रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं। आपको अगर कोई वर्ड समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आ रहा है तो आपको जस्ट नेक्स्ट वर्ड में क्या करना है, जंप कर देना है। आपको बस एक जर्नल व्यू ले लेना है इसका, कि बेसिकली स्किमिंग करनी है कि जर्नल व्यू क्या है, उसका थीम बेसिकली क्या है, कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, उनको पढ़ना है, देन आगे नेक्स्ट करते जाना है। तो वी सैलीड आउट एट 3 o'clock इन द आफ्टरनून। अब यहाँ पे देखो, सैलीड आउट, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब यूज़ हो गई है। आपको अगर समझ आता है इसका मतलब वेल एंड गुड, और अगर नहीं आता फिर भी आपको समझ आ जाएगा सेंटेंस की कि 3 बजे दोपहर में उसने कुछ किया। तो बेसिकली मैं बता दूं, सैलीड आउट क्या होता है कि आप डिटर्मिनेशन के साथ कोई कदम उठाते हो, उसको सैलीड आउट करना बोलते हैं। ठीक है। हैविंग फिनिश्ड आर टिफ़िन एंड कॉफ़ी। तो टिफ़िन और कॉफ़ी को फिनिश करने के बाद वो निकले। द मेन जॉब फॉर द डे वॉज टू माउंट एंड फ्रेम द फोटोग्राफ। तो उनका मेन जॉब क्या था कि वो फोटोग्राफ को फ्रेम करें। अंकल कैरीड इट इन हिज हैंड delicately, enclosed it an old envelope as if it were fragile and likely to perish at a finger's pressure। तो अंकल ने उसे कैसे डेलिकेटली, मतलब नाजुक से, डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक, तो नाजुक तरीके से वो उठाए हुए थे उसको। इनक्लोज मतलब एनवलप में बंद करना, फ्रेजाइल मतलब होता है नाजुक, इसका भी। तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ही नाजुक है, और क्या हो जाएगा, पेरिश मतलब ख़राब हो जाएगा फिंगर के प्रेशर से, इसलिए बहुत नाजुक तरीके से पकड़ा हुआ था। एज वी वेंट डाउन द स्ट्रीट, जैसे हम नीचे गए गलियों में, द नेबर स्टैंडिंग एट हिज डोर हेल्ड अस एंड डिमांडेड। तो उसने क्या किया, जो नेबर था वो खड़ा था, उसने हमसे पूछा कि तुम लोग या इस यंग फेलो को कहाँ लेकर जा रहे हो। He was an engineer who worked in some distance projects on the hills, coming home once in a while and then again disappearing from our society। वो कौन था? एक इंजीनियर था जो कि सम डिस्टेंस मतलब दूर प्रोजेक्ट हिल में, पहाड़ों में काम करता है,
और घर आता है कभी कभार और फिर अगेन डिसअपियर हो जाता है हमारी सोसाइटी से। ही वॉज अ पर्टिकुलर फ्रेंड ऑफ माई अंकल एज दे ओकेजनली गैदर्ड फॉर अ गेम ऑफ कार्ड्स इन माई हाउस। तो वो क्या है, वो मेरे अंकल का फ्रेंड है जो कि कभी कभार कहाँ गैदर मतलब इकट्ठे होना हमारे घर आते हैं कार्ड्स खेलने के लिए। ही आस्क आई एम हियर फॉर अ फ्यू डेज कांट वी हैव अ सेशन सम टाइम। तो उसने कहा कि मैं यहाँ पे कुछ दिनों के लिए हूँ, क्या कोई सेशन नहीं हो सकता कुछ टाइम के लिए। ऑफ कोर्स सैड माई अंकल विदाउट मच फर्वर। आई विल लेट यू नो एंड मूव्ड ऑन। तो अंकल ने क्या बोला, ऑफ कोर्स कि बिल्कुल बिल्कुल, फर्वर मतलब इंथुजियाजम नहीं था, उन्होंने बस बोलने के लिए बोल दिया मैं तुमको बता दूंगा, आई विल लेट यू नो, मैं तुम्हें बता दूंगा, और वो आगे मूव हो गए। वोंट आंट गेट एंग्री आई आस्क्ड, मतलब कि क्या आंटी गुस्सा नहीं होगी, मैंने पूछा। रिमेंबरिंग द आर्ग्यूमेंट्स दे हैड आफ्टर एवरी कार्ड सेशन, क्या याद करते हुए कि जो आर्ग्यूमेंट्स मतलब बातें होती थी उनके हर एक कार्ड के सेशन के बाद, कि आंटी गुस्सा होती होंगी। द कार्ड प्लेयर्स वुड हैव बीन सिटिंग अराउंड इन द मिडल ऑफ द हॉल डिमांडिंग कॉफ़ी एंड एडिबल्स एंड प्लेइंग फार इनटू नाइट। फार मतलब दूर, मतलब आधी रात तक के, देर रात तक वो लोग क्या करते रहते थे, खेलते रहते होंगे हॉल के बीच में, कॉफ़ी चाय ये सब मांगते हुए। माई आंट वुड कंप्लेन आफ्टर द कंपनी हैड डिस्पर्स्ड सिटिंग देयर विथ योर फ्रेंड्स। तो आंट क्या करती थी, कंप्लेन मतलब शिकायत करती थी जब जो वो खेलने वाले लोगों की कंपनी डिस्पर्स मतलब बिखर जाते, मतलब वो लोग चले जाते थे। सिटिंग देयर विथ योर फ्रेंड्स यू लॉक मी अप इन द किचन ऑल डे। अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए तुमने मुझे किचन में लॉक कर दिया पूरा दिन, मतलब लॉक कर दिया कैसे सेंस में, यहाँ पे दिन भर लाइक चाय लाओ कॉफ़ी लाओ बात वो लोग मंगवाते रहते थे ना, तो वो दिन भर किचन में ही रह गई होगी। What madness seizes you people when you touch a pack of cards? I wonder. मैडनेस मतलब क्या पागलपनी तुमको पकड़ लेती है जब तुम वो कार्ड्स को छूते हो। Worn out by her attacks, my uncle began to avoid his friends. तो परेशान होके आंटी के तानों से मेरे अंकल क्या किए, बिगन मतलब स्टार्ट किए कि अपने दोस्तों के साथ हम नहीं खेलते, अवॉइड करते थे उनको। द कंपनी ग्रेजुअली ड्वेंडल्ड एंड डिसअपियर्ड। तो ड्वेंडल का मतलब कम होना, तो धीरे धीरे कंपनी जो उनके फ्रेंड सर्कल की कंपनी थी वो कम हुई और फिर डिसअपियर हो गई। बट इट डिड नॉट प्रिवेंट देम, लेकिन इसने उन्हें प्रिवेंट मतलब स्टॉप करना, तो इससे वो उनका स्टॉप नहीं हुआ क्या, from dreaming about cards or luxuriating in visions of a grand session। लेकिन उन्होंने बंद तो कर दिया, लेकिन वो उसके बारे में सोचते रहते थे उनके ग्रैंड बढ़िया सेशन के लिए। Somewhere my uncle was supposed to have lost a lot of money through the cards game। लेकिन मेरे अंकल ने बहुत सारा पैसा क्या वो हार गए थे इन कार्ड्स गेम से। और माई आंट वॉज वेरी डेफिनेट दैट ही शुड नेवर गो नियर कार्ड्स अगेन। और मेरी डिटरमाइन थी मेरी आंटी कि वो कार्ड के पास कभी नहीं जाएंगे। ऑल्दो ही केप्ट सेइंग, हालांकि ये कहते रहते थे, ही अंकल के लिए बोल रहे हैं, वी प्ले ओनली 28 एंड नॉट रमी। आफ्टर ऑल 28, कि हम केवल 28 खेलते हैं, रमी नहीं खेलते। ठीक है, यही था। तो यहाँ पे कोई जो राइटर है उसके अंकल के बारे में बात हो रही थी कि वो कार्ड्स खेलते थे और आंटी से आर्गूमेंट्स होते थे एंड ऑल, है ना। अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। द फ्रेंड्स सेशंस ग्रेजुअली कम टू एन एंड। दोस्तों के सेशन वो ख़त्म हो गए, क्या ये सही है कि गलत है। क्या लिखा हुआ था ना कि ग्रेजुअली ड्विंडल्ड एंड देन स्टॉप, तो ये बिल्कुल सही है, डिसअपियर्ड, है ना। द अंकल स्टबर्नी रिफ्यूज टू लिसन टू हिज वाइफ। वो उन्होंने स्टबर्नी मतलब जिद्दी होकर मना कर दिया अपनी वाइफ को सुनने से। दिस इज रॉन्ग, उन्होंने सुना था और वो धीरे धीरे कंपनी अपनी बंद कर दिए थे, मतलब फ्रेंड सर्कल में। तो 1 इज करेक्ट बट B इज रॉन्ग। ऑप्शन कौन सा है, A इज ट्रू बट B इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, है ना, कि 1 तो सही है लेकिन आपका B जो है वो क्या है, वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा सही नहीं है, आप गलत वाला बताना है आंसर, है ना। द एंट वॉज हैप्पी एट
द फ्रेंड्स मीटिंग टेकिंग प्लेस एट देयर प्लेस, नहीं वो खुश नहीं थी, वो तो बोल रही थी कि मुझे पूरा दिन तुमने किचन में लॉक कर दिया, तो गुस्सा थी, खुश तो नहीं थी। तो आपको नॉट ट्रू बताना है, तो यही आपका सही हो जाएगा क्योंकि यही गलत है। इसमें लिखा हुआ हैप्पी जबकि वो एंग्री थी। फिर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट, हमें क्लॉज बताना है अंडरलाइन पार्ट का। एन इंजीनियर हु वर्कड इन सम डिस्टेंस प्रोजेक्ट, अब देखिए यहाँ पे इंजीनियर क्या है, आपका नाउन है, तो जो वर्ड नाउन के बारे में बताता है वो एडजेक्टिव होता है ना। एडजेक्टिव बेसिकली क्या होता है, विशेषता जो बताए, किसकी, नाउन की विशेषता बताए। यहाँ पे इंजीनियर क्या है, नाउन है, और उसकी विशेषता क्या बताई जा रही है कि जो कि दूर प्रोजेक्ट में काम करता था, तो इंजीनियर के बारे में बताया जा रहा है। तो ये कौन सा क्लॉज होगा, ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, दिस इज एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, हमें इसका सेंटेंस का टाइप फाइंड आउट करना है। व्हाट मैडनेस सीजेज यू, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव और डिक्लेरेटिव। यहाँ पे आप देखो व्हाट मैडनेस सीजेज यू, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे इमोशंस का यूज हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इमोशन है ना। तो यहाँ पे कौन सा, एक्सक्लेमेटरी इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 2, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू फ्रेजाइल। यहाँ पे देखिए वोकैबुलरी का क्वेश्चन आया। वोकैबुलरी के जो बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं ना, तो हम विदाउट कॉम्प्रिहेंशन के भी कर सकते हैं। अगर आपको वर्ड्स का मतलब पता है, तो अगर आपके ऐसा है कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आप केवल वोकैबुलरी का देख लीजिए, अगर आपको आता है तो आप तुरंत टिक कर दोगे। जैसे फ्रेजाइल का मैंने बताया, वहाँ पे नाजुक कमज़ोर होता है ना, कमज़ोर। तो अगर आप बोलो कि मिरर इज अ फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट, मतलब आसानी से टूट जाएगा, है ना। तो उसका आपको क्या बताना है, अपोजिट बताना है। अपोजिट मतलब उल्टा। तो यहाँ पे रेकलेस, अग्रेसिव, टॉल और ड्यूरेबल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है, कठोर, जो कि ड्यूरेबल मतलब थोड़े टाइम के लिए या फिर लॉन्ग टाइम के लिए जो कि रुक सके। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ड्यूरेबल, क्योंकि वो फ्रेजाइल था, मतलब कमज़ोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द एक्सप्रेशन वी सैलीड आउट मीन इन द कॉन्टेक्स्ट। तो सैलीड आउट हमारा कहाँ था, फर्स्ट में ही यूज़ हुआ था ना, स्टार्ट ही हुआ था सैलीड आउट। यहाँ पे वी सैलीड आउट एट 3 o'clock इन द आफ्टरनून, कि हम 3 बजे दोपहर में निकले। तो सैलीड आउट का मतलब होता है कोई भी काम आप कर रहे हो, पर्पसफुली कर रहे हो, डिटर्मिनेशन के साथ कर रहे हो, दिस इज व्हाट सैलीड आउट। टू रस आउट इन हरी, हरी में नहीं। टू लीव इन डिटरमाइंड मैनर, दिस इज करेक्ट। आप पर्पसफुली, मन से डिटरमाइन होकर कर रहे हो। टू वॉक इन अ लेथार्जिक मैनर, नो। टू गो आउट फॉर अ जॉन्ट, नहीं। तो टू लीव इन अ डिटरमाइंड मैनर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द नरेटर इन द स्टोरी। सॉरी। तो आपके स्टोरी का नरेटर कौन है, अ यंग बॉय, अंकल, आंट। अंकल्स फ्रेंड नहीं थे, अंकल के बारे में तो वो बता रहा है, आंट भी नहीं थी, तो कौन बचा, यंग बॉय, कि एक बच्चा बता रहा था, है ना, अंकल और आंटी के बारे में और उनके दोस्त के बारे में। नरेटर मतलब जो कहानी को बताए। व्हाट टास्क वॉज द अंकल सपोज टू परफॉर्म दैट डे। तो अंकल कौन सा टास्क करने वाले थे उस दिन। गो राउंड द सिटी, टू मीट हिज इंजीनियर फ्रेंड, टू प्ले कार्ड्स और टू फ्रेम अ फोटोग्राफ। तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि उन लोगों को फोटोग्राफ को फ्रेम करवाने जाना था ना, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज द आंट एंग्री एट द अंकल्स एंटरटेनिंग फ्रेंड्स एट होम। आंटी क्यों गुस्सा थी, उनकी जो आंट थी वो क्यों गुस्सा थी अंकल के ऊपर। बिकॉज ही लॉस्ट मनी इन कार्ड गेम्स, क्योंकि वो पैसा हार गए थे। हाँ, लिखा हुआ तो है कि वो पैसे हार गए थे। बिकॉज दे क्रिएटेड अ लॉट ऑफ नॉइज, क्योंकि उन्होंने बहुत शोर शराबा किया था। बिकॉज सी हैड टू हाँ ये नहीं, वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, कॉफ़ी और स्नैक्स वो रिपीटेडली उससे मंगवा रहे थे, तो बोल रही थी कि तुमने मुझे पूरा दिन आज किचन में लॉक रखा है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 3 इज़ द करेक्ट, राइट। तो दिस वॉज ऑल 30 क्वेश्चन हमारे इंग्लिश के थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।